निमित 27 साल के हैं, दिल्ली में रहते हैं। उन्हें स्विमिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, खासकर गर्मियों के मौसम में। वो अपनी सोसाइटी के पास बने स्विमिंग पूल में तैरने चले जाते हैं। अब ऐसा वो कई सालों से कर रहे हैं। सिर्फ स्विमिंग पूल में ही नहीं, वो नदियों और तालाबों में भी तैर चुके हैं। स्विमिंग करने के दौरान पानी उनके कान में चला जाता था, जिसको साफ करने के लिए वो ईयरबड का इस्तेमाल करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे उनके कान बचे रहेंगे, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। कुछ समय पहले उनको कानों में दर्द शुरू हुआ, खुजली होने लगी। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर लक्षण बढ़ते रहे। कान लाल रहता था, उसे बदबूदार पस निकलने लगा। हार कर वो डॉक्टर के पास गए, तब पता चला उनके कान में इन्फेक्शन हो गया है। ये इन्फेक्शन कान के बाहरी तरफ हुआ था और इसे आम भाषा में कहते हैं स्विमर्स ईयर। ये ना सिर्फ उन लोगों में बहुत आम है जो तैरते हैं, पर ये उनको भी होता है जो अपने कान ईयरबड से साफ करते हैं। अब ईयरबड से कान साफ करना खतरनाक क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्विमर्स ईयर क्या होता है। स्विमर ईयर जो है वो बाहरी कान का इन्फेक्शन है। इसे स्विमर्स ईयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्विमर्स में ज्यादा मिलता है। यह इसका दूसरा नाम ओटाइटिस एक्सटर्ना भी है। ये हमारा जो कान है उसकी मूल रूप से वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर है वो हमारे कान की ओपनिंग से ईयर ड्रम, जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, वहां तक होता है और वहीं के ही इन्फेक्शन को, एक्सटर्नल कनाल के इन्फेक्शन को ही ओटाइटिस एक्सटर्ना या स्विमर्स ईयर कहा जाता है। इसमें कान में रेडनेस, ईचिंग, पेन, स्वेलिंग, ये सब कुछ हमें मिलता है। जैसे अगर हम स्विमिंग करते हैं अनक्लीन वाटर में, तो वो पानी हमारे कान के अंदर जाएगा। अगर हमने कानों का प्रोटेक्शन नहीं किया है, ईयरबड्स नहीं डाले हैं, तो ये गंदा पानी अंदर जाके मॉइस्चर करेगा और वैक्स के साथ मिलके वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। या फिर हम अगर अपने कानों को बार बार उंगली करते हैं, प्लस या हम ईयरबड से उसे बार बार साफ करने की कोशिश करते हैं, तो एवरी टाइम जब भी हम एक्चुअली में उंगली से या ईयरबड से साफ करने की कोशिश करते हैं, हम एक तरीके से वहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा, छोटे छोटे हम एब्रेशंस कर देते हैं, स्किन पे डैमेज करते हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। या जो लोग अपना हाइजीन अच्छा नहीं रखते, जैसे किन्हीं के कानों में बहुत ज्यादा वैक्स होता है और वो वैक्स वहां पे इम्पैक्ट हो जाता है, वो ऑलमोस्ट बंद कर देता है। उस पे अगर अनक्लीन वाटर जिसमें बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होगा, वो अगर वहां पे जाएगा तो उसको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा ग्रो करने के लिए। तो कोई भी चीज जो कान के अंदर इन्फेक्शन को ग्रोथ करने में हेल्प करे, वो हमें ओटाइटिस एक्सटर्ना या स्विमर्स ईयर कर सकता है। जिससे क्या होगा, सबसे पहले हमें ईचिंग हो सकती है कान के अंदर, इसकी वजह से हमें रेडनेस हो सकती है, हमें कान में स्वेलिंग मिल सकती है, कान से डिस्चार्ज भी हो सकता है। ये डिस्चार्ज इनिशियली हो सकता है वाटरी ही और हो सकता है बाद में ये फाउल स्मेलिंग या पस डिस्चार्ज भी हो। हमें कान के सिर्फ कान में ही दर्द नहीं, इसकी वजह से हमें पूरे सर में और गर्दन में भी हमें दर्द आ सकता है। इसकी वजह से हमें गर्दन में लिम्फ नोड्स, जिसे हम गांठें बोलते हैं, वो भी हमें मिल सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, पूरी बॉडी में हमें फीवर विद चिल्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन जो अपने सिम्टम्स करती है, वो हमें स्विमर्स ईयर में भी मिल सकते हैं। स्विमर्स ईयर की वजह से हमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये कॉम्प्लिकेशन तब होंगी जब हम इसका ढंग से इलाज नहीं करेंगे या हम इसे निग्लेक्ट कर दें। जैसा कि हमने बात किया कि ये एक इन्फेक्शन है, अगर हमने टाइमली इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो ये आउटर ईयर से मिडल ईयर में जा सकता है और मिडल ईयर में डैमेज करके ये हमारी हियरिंग को ही परमानेंटली भी इफेक्ट कर सकता है, ऑफ टू द वेरिंग डिग्रीज, के कम से बहुत ज्यादा तक, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कब इसका इलाज शुरू किया। क्योंकि कान जो है
वो ब्रेन के बिल्कुल पास में है, तो ब्रेन और ब्रेन से निकलते हुए स्ट्रक्चर्स को भी ये नुकसान कर सकता है। ये इन्फेक्शन बोन में जाके परमानेंटली रिसाइड कर सकता है, वहीं रह सकता है। प्लस ये ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस, जिसकी वजह से पेशेंट को हो सकता है कि पेशेंट अपनी सुध-बुध खो दे, वो अनकॉन्शियस हो जाए। प्लस ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, अगर उन नर्व्स में इसका इन्फेक्शन चला गया, तो उससे हमें क्रेनियल नर्व पैलिसिस मिल सकती है। जैसे कि हमारा फेस डेविएट हो सकता है, हमारा जो टंग है उसमें पैरालिसिस हो सकता है। तो इस तरीके से इसका टाइमली कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्विमर्स ईयर से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम अपने कान को साफ रखें, हम अपने कान को नियमित रूप से वैक्स का रिमूवल करवाते रहें, हम किसी भी तरीके से अपने कान में ट्रॉमा से बचें, उसको नुकसान करने से बचें, जो कि मोस्ट कॉमनली हम लोग करते हैं ईयरबड से। ईयरबड्स एक तरीके से काफ़ी खतरनाक चीज़ है और इसे हमें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। जब हम स्विमिंग के लिए जाएं और हम अपने कानों का अच्छी तरह से प्रोटेक्शन करें, जैसे कि ईयरबड्स हम अगर लगाते हैं तो उससे कान के अंदर पानी नहीं जाएगा, और कंटामिनेटेड वाटर अगर पानी नहीं जाएगा ईयर के अंदर तो उससे हमें कान में इन्फेक्शन नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी तरीके से अपने कान में इन्फेक्शन को ना जाने दें, और अगर इन्फेक्शन चला भी जाए तो उसे हमें तुरंत इलाज करना। इसका इलाज करना बहुत सिंपल है। अगर हमने बहुत अर्ली स्टेज में ही हमने स्विमर्स ईयर को डायग्नोस कर लिया है, तो उसे हम एंटीबायोटिक, ईयर ड्रॉप्स एंटीबायोटिक से ही हम उसे ठीक कर सकते हैं विद पेन किलर्स। अगर हमें इन्फेक्शन थोड़ा देर से आया तो हो सकता है हमें ओरल एंटीबायोटिक्स या आईवी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़े, पर ये करेक्टेबल और इजीली ट्रीटेबल कंडीशन है, जिसमें जितना ज़्यादा हम समय व्यतीत करते हैं, हम जितना ज़्यादा समय इलाज नहीं लेते हैं, हम उतना ही ज़्यादा अपने शरीर को और अपने कान को नुकसान करते रहते हैं। इसलिए स्विमर्स ईयर एक इजीली ट्रीटेबल कंडीशन होते हुए इसको बहुत जल्दी हमें पकड़ना चाहिए, और हर एक बंदा जिसको जो भी स्विमिंग कर रहा हो या जिसने कान में ईयरबड डाले हो, उसको हल्का सा भी अगर दर्द हो या उसे अपने कान में स्वेलिंग लगे तो हमने तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करना चाहिए, और इससे हम तुरंत ठीक भी हो जाएंगे। अगर आप स्विमिंग करते हैं या फिर ईयरबड से अपने कान साफ करते हैं, तो जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं उन्हें हरगिज़ इग्नोर ना करें। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या वाकई बारिश का मौसम आते ही बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बारिश का मौसम आते ही हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो क्या वाकई हेयर लॉस या हेयर फॉल के पीछे मौसम जिम्मेदार है? इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। अब कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा नहीं है, बालों के झड़ने में मौसम का हाथ नहीं होता है। लोगों को डाइट का ध्यान रखना चाहिए। वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना आता है, और फिर एसी में रहते हैं तो सिर पर आए पसीने को क्लीन करना ज़रूरी होता है, लेकिन इसको रेगुलरली साफ़ नहीं करते हैं लोग। देखिए, बाल जो होते हैं वो फेजेस में बढ़ते हैं। एक फेज़ ये भी आता है जब वो झड़ते हैं, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, तो लोगों को लगता है कि उनके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि किसी शैम्पू या फिर कंडीशनर से उनके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, पर यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। देखिए, जब तक किसी शैम्पू या कंडीशनर से आपको एलर्जी ना हो या फिर आपके स्कैल्प की जो स्किन है उसमें इरिटेशन ना हो उससे, तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। ये मिथ है कि नमी वाले मौसम में बाल ज़्यादा झड़ते हैं आपको अपना स्कैल्प यानी सिर का वो वाला हिस्सा जिस पर बाल उगते हैं उसे साफ रखना चाहिए। रोज़ अगर आप वर्कआउट करते हैं तो माइल्ड शैम्पू से सिर धोया करिए। अपने बालों के हिसाब से शैम्पू चुनिए, ऐसा जिसमें ज़्यादा केमिकल्स ना हो। खाने पीने का ध्यान रखिए। विटामिन और प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन की कमी होगी तो बाल टूटने लगेंगे। खासकर महिलाओं में इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में थोड़ी सी भी विटामिन की कमी होती है तो बाल झड़ने लगते हैं। देखिए, ये तो बात हुई उन एक्सपर्ट्स की जो नहीं मानते हैं कि बारिश के मौसम में हेयर लॉस शुरू होता है, यानी सारा का सारा दोष वो मौसम पर नहीं डालते हैं।
पर जैसा कि हमने आपको बताया, इस मुद्दे पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी खुद की राय बटी हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बारिश आते ही आपके बाल झड़ने लगते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। जांच से ही पता चल पाएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये मौसम की वजह से हो रही है या फिर आपको कोई और दिक्कत है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या वाकई आपको वेट लॉस करने के लिए खाने में तेल नहीं डालना चाहिए। क्या वजन घटाने के लिए बिना तेल का खाना खाना चाहिए? इस बात का जवाब दिया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। वजन घटाने के लिए बिना तेल का खाना खाना चाहिए, ये बात एकदम गलत है। वजन घटाने के लिए कभी भी बिना तेल का खाना नहीं खाना चाहिए। तेल को सीमित मात्रा में खाना चाहिए, यानी तेल को सीमित मात्रा में अपने खाने में डालिए। कम से कम 4 से 5 छोटे चम्मच तेल पूरे दिन में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तेल का बिल्कुल इस्तेमाल ना करने से खाने में और तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये तेल और फैट में पाए जाते हैं। बिना तेल का खाना खाने से हमारे शरीर में इन विटामिन की कमी हो सकती है। हमारी त्वचा, हमारी स्किन एकदम रूखी हो सकती है, बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं, कई तरह की और प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। इसलिए बिना तेल का खाना मत खाइए। आपके लिए कौन सा तेल सबसे बेस्ट है? अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कौन सा तेल सबसे बेस्ट है? आप इस चीज़ को एक डाइटिशियन से बात करके डिस्कस कर सकते हैं। जो भी तेल वो बताएं, जो भी ऑयल, कुकिंग ऑयल वो बताएं, आप उसको अपने खाने में इस्तेमाल करिए और लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।